हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखिए, कुछ न्यूज़ हैं जो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। लेकिन और उस पर विश्लेषण भी करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्हीं से नहीं संबंधित है, वो उन बच्चों से भी संबंधित है जो आगे भविष्य में अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, प्राथमिक स्कूलों से अपनी विद्यालय का जीवन शुरू करने वाले हैं, और उन टीचरों से हैं जो अभी इस समय कार्यरत हैं। ठीक है, और वो बच्चे जो इस शिक्षा में भाग लेना चाहते हैं या इसमें सेवा करना चाहते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ है, तो मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। और मेरा कहना है कि जो भी वीडियो बन रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और उस पर कमेंट करिए। ठीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये अब हमारे भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पढ़ाना तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर उस पर आपका कमेंट ना आए, आप उसको शेयर ना करिए, चलिए वो कोई नहीं, आपको जिस दिन समझ में आएगा आप करोगे। लेकिन कुछ प्राथमिक चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना और जिनको शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये ज़रूर स्पेशली यूपी के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि लोगों तक बात पहुँचे। ठीक है, ये बहुत कम लोग, क्योंकि मैं अधिकतर कोचिंगों को देखता हूँ खाली वाहवाही लेने में, फिर उसके बाद लास्ट में आपको बैच लॉन्च करने में ही उनका समय बीतता है। कहा जाता है कि अगर मुस्तिर तख्ते तकदीर पर लिखना हो, ठीक है, तो वो आसान होता है। ठीक है, मुस्तिर तख्ते तकदीर पर लिखना हो तो वो आसान होता है, लेकिन जब समय आए कठिन, उस समय लिखना, बहुत बड़ी बात की बात कह रहा हूँ कि उस समय लिखना महान होता है। तो जब कठिनाई आई हुई है, जब जब समय विपरीत चल रहा है, उस समय बोलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जब तख्ते तकदीर है, जब समय है आपके अनुसार है, उस समय आप कुछ भी लिख दीजिए, वो कुछ भी बोल दीजिए, वो चीज़ें मानी जाएंगी। लेकिन जब समय कठिन हो और आप उस कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं और उस समय आप लिखना चाहते हैं कुछ और अपने मन का लिखना चाहते हैं, उस समय लिखना बड़ा कठिन होता है। तो मेरा बस यही कहना है कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कम से कम उनको तो वहाँ तक पहुँचाइए जिससे लोगों के बीच में जागरूकता फैले। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाएं। ठीक है, क्योंकि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपने आप को अध्यापक समझ लिया है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अध्यापक समझना और अध्यापक बनकर जीवन भर सीखना, ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। जो बोलते हैं ना कि मैं अध्यापक हूँ, यहाँ पर दो लहजा निकल के आता है। एक वो जो घमंड से बोला जाता है, और एक वो जो कहता है कि मैं अध्यापक हूँ और साथ में सीख भी रहा हूँ। तो मैं वो अध्यापक हूँ जो मैं आपसे आपको सिखाने की भी कोशिश करता हूँ और आपसे सीखने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चीज़ें जो भी बताई जा रही है ना, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कहा मैंने एक मतलब सख्त लहजे लहजे में कहा था कि आज से जब हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी और वो जो पीढ़ी आएगी तो पूछेगी, जब ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रही थी, जो ये गलत चीज़ें हो रही थी, तो तुम निकम्मों क्या कर रहे थे? तो क्या जवाब देंगे? कम से कम इतनी हैसियत तो बना के रखिए कि आप जवाब दे सकें, आप कुछ कह सकें कि हाँ हमने ये किया है। ठीक है, आज गांधी जी का नाम, अम्बेडकर जी का नाम, कलाम जी का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने कुछ किया है दुनिया में, उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने कुछ दिया है। अटल जी का नाम भी उन्होंने कुछ दिया है, तब वहाँ पर नाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को जोड़िए और चीज़ों को समझिए। ठीक है, और सिर्फ चुप रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जिनको बोलना है वो बोलेंगे, जिनको करना है वो करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, इसके बाद हम इस पर बात चर्चा करेंगे या इस सब चीज़ों पे बात उठाएंगे। आज हमें पढ़ना है न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम जड़त्व के बारे में, फिर उनके एग्जाम्पल, फिर उसके बाद जो आपका संवेग यानी मोमेंटम जो था वो देखे थे, सब कुछ देखे थे, यूनिट देखे थे, उसके बाद फार्मूला देखे थे, सारी चीज़ें देख चुके हैं। लेकिन अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ देखने चल रहे हैं, यानी न्यूटन का तीसरा नियम। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, देखिए भाई,
थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत छोटे क्लास से आप पढ़ रहे हो। हमें यहाँ पर उनकी परिभाषा से नहीं, हमें परिभाषा के अलावा आपको इनके एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, वो एग्जाम्पल आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर बात हम लोग करेंगे। तो कहता है कि कोई भी क्रिया अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये आपके पास मान लीजिए ये दीवार है, ये क्या है, एक दीवार है। इस दीवार पर मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ, ये दीवार पर जितना फोर्स लगा रहा हूँ, बोर्ड पर जितना फोर्स लगा रहा हूँ, वो दीवार के सहारे उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है। यानी क्रिया का विपरीत बल यानी प्रतिक्रिया हमको देखने को मिल रही है। यही तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत व समान बल, विपरीत व समान बल लगाना ही न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। देखिए, जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको तैयार होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आप भी इसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब इस नियम को देख लिया हमने। इस नियम के पहली बात तो दो फैक्टर है, इस नियम से दो बातें स्पष्ट होती हैं, उन बातों को भी जानना जरूरी है। मैंने क्या कहा कि इस नियम से दो बातें जानना जरूरी है। अगर इस नियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहली चीज़ तो एक ये जान लीजिए कि हमें इस नियम में एक बहुत यूनिक चीज़ देखने को मिलती है कि हमेशा दो बल जो होते हैं, हमेशा जो बल होते हैं वो जोड़ों के रूप में, यानी जोड़े के रूप में होते हैं। यानी एक इधर से लग रहा है और एक इधर से लग रहा है। यानी यहाँ कभी भी अकेले एक बल नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि बल हमेशा, बल स्टार बना देता हूँ, बल हमेशा जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं, जो जोड़े में होते हैं, अकेले नहीं, अकेले नहीं। हाँ, ये बल अकेले नहीं लग सकता है। और क्या होता है इसमें देखने को आपको क्रिया प्रतिक्रिया का ही रूल देखने को मिलेगा। यानी जो दो बल लगेंगे वो एक दूसरे के विपरीत लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं। जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग, ठीक है, वस्तु पर लगने वाला बल है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग लगने वाला वस्तु पर बल है। अब यहाँ पर देखिएगा मैं क्या कहने चल रहा हूँ। देखिए, एक मतलब कोई भी एक बंदूक चलाने वाला, यानी बंदूक चलाने वाला बंदा है, अगर वो बंदूक गोली चलाता है, ठीक है, तो गोली चलाने पर गोली आगे की तरफ निकलती है और उसे पीछे की तरफ क्या लगता है, झटका लगता है। क्या देखने को मिलता है, झटका लगता है। अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही करेगा तो उसको चोट भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि जो बंदूक की गोली है जो निकली है वो अपने विपरीत बल दी है, और उस बल को सहने के लिए जो गोली चलाने वाला है उतना ही बल लगाकर अपने को स्टेबल करके खड़ा करके रखता है, उतना ही स्थिर होने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हो गई। अब दूसरा कहता है कि एक कोई महिला है जो कुएं से पानी को खींच रही है। ठीक है, खींच रही है। अब क्या हुआ, रस्सी टूट जाने पर क्या होगा, चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो रस्सी मतलब वो क्या कर रही, खींच रही है पानी को, बाल्टी को ऊपर की तरफ खींच रही है, और अचानक से जब रस्सी टूटेगी तो जो वो उसने जो बल लगाया है नीचे की तरफ, तो वो जब वो ऊपर की तरफ खींच रही है तो वो बल उसको क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेल देगा, और जब धकेलेगा तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगी, और जब बैलेंस नहीं कर पाएगी तो वो गिरेगी और चोट लगेगा।
एक चीज़ याद रखिएगा, वो गिरेगी तो चोट लगेगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं किसमें, न्यूटन के तीसरे नियम में। तो पहले मैं इनका एग्जाम्पल यानी उदाहरण बताते चलूँ ताकि आपको आसान रहे। देखिए, पहला, कुएं से रस्सी के द्वारा रस्सी के द्वारा पानी से भरी बाल्टी को खींचने पर अगर रस्सी टूट जाती है तो महिला द्वारा विपरीत बल के कारण चोट लग सकती है। कृपया इसको नोट करें। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हुआ, पहला एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए दूसरा लिख देता हूं। किसी व्यक्ति द्वारा जमीन पर पैर मारने से लगने वाली चोट। भाई आप जब जमीन पर पैर मारेंगे तो क्या जमीन जो जितना बल आप लगा रहे हैं उतना ही विपरीत बल क्या कर रही है, जमीन आपके ऊपर लगा रही है। इससे भी क्या होगा, चोट लग सकता है। ठीक है, पानी में तैरते समय पानी पर चोट लगना, जैसे आप क्या कर रहे हैं, ये हो गया, पहले देख लीजिए इसको। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, तीसरा क्या कह रहा हूं कि पानी में तैरते समय पानी के द्वारा लगने वाला चोट, ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का ही कारण है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया की ही देन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक और देख लीजिए, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है। जब हम नाव पर से उतरते हैं, तो जब नाव पर से उतरते हैं तो हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नाव पर हम एक बल लगाते हैं, जिसकी वजह से नाव क्या होती है, पीछे की ओर हटना शुरू हो जाती है। तो नाव से कूदने पर, ठीक है, नाव का पीछे हटने पर, यानी अगर मैं कहूँ कि नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना भी क्या है, ये क्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया की देन है। रॉकेट का ऊपर उड़ना,
जब देखेंगे जहाँ पर भी रॉकेट, अगर नीचे से रॉकेट को, अगर हम सिंपल सी बात करें, एक मतलब दिवाली में भी कोई कई रॉकेट होते हैं, अगर हम उसको उड़ाते हैं तो जब भी उसके नीचे जो भी चीज़ धूल कर रहती है, जब वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है तो नीचे क्या होता है, जो भी धूल कर होते हैं वो उड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ बल लगा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ बल लगा रहा है। ये रहा न्यूटन के तीसरे नियम के कुछ कारण, मैंने जो आपको बता दिए, जो उदाहरण है, जो आते हैं, जो पूछे जाते हैं। अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, क्योंकि हमने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ लिए हैं, न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में जान लिए हैं। ये तो हो गया आपका न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे बल के प्रकार, क्योंकि हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल का परिभाषा निकाले थे, सेकेंड लॉ से सूत्र निकाले थे, और ये भी कहे थे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ न्यूटन के सेकेंड लॉ का ही भाग है या अंग है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं बल के प्रकार पढ़ने, और बल के बारे में भी मैंने कल परिभाषा आपको बता दिया था कि बल किसे कहते हैं बच्चा। अब हम आज पढ़ेंगे बल के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बल के प्रकार पढ़ने चल रहे हैं। बल के प्रकार, बल के प्रकार। देखिए, हर चीज के लिए, ठीक है, हर चीज, कोई भी आप ऐसा कोई भी काम करने चल रहे हैं तो उसमें आपको इवन बल तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बल दो तरह के लगते हैं, एक बैलेंस बल लगता है और एक अनबैलेंस बल लगता है। तो ये बल के प्रकार हैं। पहला मैंने क्या बताया, संतुलित बल और एक असंतुलित बल, यानी बैलेंस बल फोर्स और अबैलेंस फोर्स के बारे में बताया। तो हम लोग इस तरह से उसको पढ़ेंगे ताकि चीजें हमें क्लियर होती चली जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे संतुलित बल। क्या पढ़ेंगे? संतुलित बल। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स। संतुलित बल क्या है? यानी बैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स। ठीक है, संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? ठीक है, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है। यानी हम इस तरह, इस साइड से एक बल लगा के खींच रहे हैं, उतना ही बल इधर से भी खींच रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से लगने वाला बल क्या होता है? बराबर होता है। जब दो लोग पंजा लड़ाते हैं ना, तो दोनों लोग विपरीत दिशा से, एक एक इधर की तरफ से और एक इधर की तरफ से क्या करते हैं, दोनों लोग बल लगाते हैं। और दोनों लोग जब बराबर बल लगाते हैं तो वहां से जो हथेली होती है वो टच से मस नहीं होती है। इसी को क्या कहते हैं कि वह बल जो बराबर लगे और विपरीत लगता है, इसी को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। बल में यानी इसकी वजह से जो वस्तु है या जो हथेली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तब वहां हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। यानी उसके गति में या उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पर संतुलित बल होता है। फिर से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि बल में क्या कह रहा हूं कि दो विपरीत दिशा में, यानी ऐसे दो बल, ठीक है, जो बराबर हों और संतुलित अवस्था में लगते हों और विपरीत दिशा में लगते हों, जिसकी वजह से जिस पर वो बल लग रहा है उस वो टच से मस नहीं हो रही, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए लिख लेते हैं। वह बल, सॉरी, वह बल जो बराबर तथा विपरीत लगते हैं, वह बल जो बराबर तथा विपरीत लगते हैं, ठीक है, बराबर तथा विपरीत होते हैं, ठीक है, इस बल के कारण, इस बल के कारण कारण इनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु एक भी बल के
एक भी बल के बदलने पर परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है भैया, उतार लीजिए। वह बल जो भी बराबर तथा विपरीत लगते हैं, इस बल के कारण इनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु एक भी बल के बदलने के कारण क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं अनबैलेंस फोर्स की तरफ। देखिए भाई, असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे, सुनिएगा ध्यान से। असंतुलित बल वह बल है जो असमान होता है, विपरीत दिशा में होता है और वस्तु को गति प्रदान कर देता है। यानी जो भी वस्तु होगी उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। सॉरी, हम अवस्था नहीं, उसके मतलब कहते हैं कि उसके गति में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, क्या कर देता है, गति में परिवर्तन ला देता है। कोई पिंड अगर सतत चाल से चल रही है तो इसका अर्थ है कि उस पर एक बल कार्य कर रहा है और दूसरा बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तभी वो बल क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर कोई भी कार है, अगर वो चलने के लिए आगे बढ़ रही है तो उस पर क्या हो रहा है, एक बल जो काम कर रहा है, जो आगे की तरफ उसको धकेल रहा है। अगर वही ब्रेक लगाना शुरू करेंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो कार क्या हो जाएगी, वो उस मतलब जिस बल के कारण से वो आगे बढ़े उसका विरोध करना शुरू कर देगी। तो हम लिख सकते हैं वह बल जो बराबर नहीं होते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं तथा वस्तु को गति प्रदान करते हैं, उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इसको देख लीजिए भाई, बड़े आराम से देखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया आपका बल के बारे में, संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में बात हो गई। अब हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उतनी ही बतानी जितने से आपका काम चल जाए, उससे ज़्यादा उसको जानने की ज़रूरत आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी में हमने कहा था कि भाग आपको पढ़ाना है घर्षण यानी फ्रिक्शन पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, घर्षण के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, क्या पढ़ाना है, घर्षण के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में।
ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो फ्रिक्शन यानी घर्षण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब घर्षण के बारे में जानना और समझना बहुत ही आसान है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि लगभग हर दैनिक जीवन में जब आप चलते हैं तो भी काम करता है, गाड़ी चलाते हैं तो भी काम करता है, किसी वस्तु को खींचते हैं तो भी काम करता है, इवन पेज भी पलटते हैं तो भी घर्षण बल काम करता है, ठीक है। आप यह चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने पेज पलटा ना तो भी घर्षण बल काम करेगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो चलिए जानते हैं घर्षण बल क्या होता है, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। समझिए, ये क्या है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स को कोई बच्चा क्या कर रहा है, खींच रहा है, किधर की तरफ? इधर की तरफ, ठीक है। तो ये जो खींच रहा है ना, इसी को क्रिया बल कहते हैं, यानी रिएक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और ये जो बॉक्स रखा गया है, ये क्या कर रहा है, मतलब ये बच्चा बल लगाकर इसको खींच रहा है, और जब इसको खींच रहा है ना, तो इसी के विपरीत कौन सा बल लगता है? तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यानी घर्षण बल काम करता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स का काम करता है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है? तो ये बॉक्स जिस सतह पर रखा है उस सतह पर भी डिपेंड करता है कि वो सतह कैसा है। वो सतह प्लेन है, वो सतह खुरदुरा है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा खुरदुरा है, कि बहुत ज़्यादा प्लेन है। अगर ये जो सतह है, अगर वो सतह जो यहाँ पर ये सतह जो बनी है, ठीक है, अगर ये सतह प्लेन होगी तो यहाँ पर जो बालक बल लगा रहा है, जो लड़का बल लगा के इसको खींच रहा है, उसे कम बल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जब कम बल लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर जो इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो कम लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम लगेगा। लेकिन अगर यह सतह खुरदुरी है, ठीक है, थोड़ी सी, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अधिक जनरेट होगा। इसका मतलब हमने ये सीखा कि खुरदुरे स्थान पर या उबड़ खाबड़ स्थान पर घर्षण बल अधिक काम करता है, जबकि प्लेन की अपेक्षा। इसीलिए जब भी हम कैरम खेलने जाते हैं, कैरम बोर्ड खेलने जाते हैं, तो कैरम बोर्ड पर क्या करते हैं, एक मतलब वो स्नेह छोड़ते हैं, यानी पाउडर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ उस पर घर्षण बल कम हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लिख सकते हैं कि घर्षण बल भी एक प्रकार का बल है। घर्षण बल भी क्या है? एक प्रकार का बल है, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। क्या मैंने बोला? घर्षण बल भी एक बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये रहा आपका घर्षण बल के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज दिया है मैंने। अभी मैं बहुत चीज़ें बताऊंगा आपको घर्षण बल के बारे में, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। घबराइएगा नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सुनिएगा, ये हो गया घर्षण बल के बारे में। अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए, क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। घर्षण बल को क्षीण बल यानी क्षयकारी बल भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं? घर्षण बल को क्षयकारी या क्षीण बल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि इसकी वजह से ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। इसकी वजह से ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। और कहीं कहीं इसकी वजह से ऊर्जा का ह्रास होने की वजह से भी हमें लाभ, यानी ये कहीं न कहीं हमें लाभ भी देता है और इसकी वजह से हानि भी होता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि अगर हमें घर्षण बल कम करना है, यानी अगर हमें इसे कम करना होगा तो हमें स्नेहक का प्रयोग करना पड़ेगा। स्नेहक क्या होता है?
लुब्रिकेंट होता है। स्नेहक क्या होता है? एक लुब्रिकेंट होता है। स्नेहक क्या होता है भाई? लुब्रिकेंट होता है। समझ में आई बात? स्नेहक क्या होता है? एक लुब्रिकेंट होता है जिसकी सहायता से इसे कम किया जा सकता है। किसे कम किया जा सकता है? तो घर्षण बल को कम किया जा सकता है। अब सुनिए ध्यान से, घर्षण बल किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के नहीं हो सकते हैं। तो घर्षण बल 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के घर्षण बल आपको देखने को मिलेंगे। घर्षण बल आपको 3 तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला आपको मिलेगा ठोस के रूप में, दूसरा मिलेगा द्रव के रूप में, और तीसरा मिलेगा अर्ध ठोस के रूप में। तो चलिए स्नेहक के बारे में जान लेते हैं, यानी लुब्रिकेंट के बारे में जानते हैं। लुब्रिकेंट, आइए जानते हैं लुब्रिकेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए लुब्रिकेंट के बारे में जानते हैं। मैंने कहा पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? ठोस होगा। पहला क्या होगा? ठोस होगा। पहला हमने बता दिया ठोस होगा। दूसरा क्या होगा? तो द्रव के रूप में होगा। क्या होगा? द्रव के रूप में होगा। तीसरा क्या होगा? तो अर्ध ठोस होगा। क्या होगा? अर्ध ठोस होगा। क्या होगा? अर्ध ठोस होगा। तीसरा क्या होगा? अर्ध ठोस होगा, ठीक है। तो जो लुब्रिकेंट होते हैं यानी स्नेहक जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। स्नेहक जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, और एक क्या होता है? अर्ध ठोस होता है। हम सबके बारे में जानेंगे, सबके बारे में हमें जानना है। देखिए इसमें पहले वाले में ठोस में क्या होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये भी क्या है? एक लुब्रिकेंट है। ये भी क्या है? लुब्रिकेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं किसके बारे में? द्रव के बारे में। तो इसमें तेल आता है, मोबिल जानते ही हैं, ठीक है। ये भी क्या है? ऑयल जानते ही हैं। तो ये सारे क्या किस में आते हैं? तेल में आते हैं, ठीक है। जिसे मोबिल का हो गया, इसको कह लीजिए, क्योंकि ये बहुत यूज होता है, आप भी जानते हैं। तो ये द्रव के रूप में हो गया। अब अर्ध ठोस में क्या आता है? तो अर्ध ठोस में ग्रीस आता है। अर्ध ठोस में क्या आता है? तो ग्रीस आता है बच्चा। अर्ध ठोस में क्या आता है? तो ग्रीस आता है, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? इतना पहले समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रेफाइट होता है ये किस में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेंसिल पाया जाता है। घर्षण बल का मान, ठीक है, सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। देखिए मैंने कहा था कि अभी जब हम पढ़ेंगे तो सतह के ऊबड़ खाबड़ होना, यानी कहते हैं कि खुरदुरापन पाया जाना, या खुरदुरापन के अलावा या प्लेन पाया जाना, इस पर तो निर्भर करेगा। इसकी वजह से तो कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले ये चीज़ हो गई। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? घर्षण बल के प्रभाव। लाइट चली गई भाई, 2 मिनट रुक जाइएगा, अभी आ जाती है लाइट। चलिए भाई, देखिए मैं अभी हम लोग क्या पढ़ने चल रहे थे कि घर्षण बल का प्रभाव। घर्षण यानी घर्षण बल का प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल का प्रभाव। अब हम ध्यान से सुनिएगा, जो पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है, यहीं पर काम करना है। मैंने पहला कहा कि घर्षण बल जो होता है वो घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन सतह की प्रकृति पर, ठीक है, जरूर निर्भर करता है। मैंने क्या बोला? पहला बोल रहा हूं कि घर्षण बल का मान, घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, पहली चीज।
यह सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल का मान सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, मैंने कहा प्रकृति कैसी होनी चाहिए, या तो प्लेन होगी या तो उबड़ खाबड़ होगी यानी खुरदरी होगी। तो जिस तरह का रहेगा उस तरह से काम करेगा। अगर फिर से सुनिएगा, अब अगला सुनिएगा, अगर किसी गतिमान वस्तु पर, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वो वस्तु घर्षण बल के कारण रुकी रहेगी। सुनिए क्या कह रहा हूं, अगर कोई वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वस्तु घर्षण बल के कारण रुकी रहेगी। ठीक है, क्या है, रुकी रहेगी। घर्षण बल के कारण क्या रहेगी, रुकी रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मैंने कहा था कि सतह की अनियमितता की वजह से घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अगर सतह में अनियमितता अधिक पाई जाएगी तो घर्षण बल अधिक कार्य करेगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। घर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। क्या मैंने बोला, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं बताता हूं। मैंने क्या कहा, घर्षण बल के कारण किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लीजिए भैया, ये भी सुन लीजिए, इसका भी प्रभाव सुन लीजिए कि जब हम घर्षण बल के द्वारा जब कार्य करते हैं, जब हम इन दोनों उंगलियों को बहुत तेजी से रगड़ते हैं, तो जब इसको रगड़ रहे हैं तो जो कार्य हो रहा है उसका क्षय नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जगह पर क्या हो जाता है, हमारे क्या हो जाता है, तापीय ऊर्जा जनरेट होने लगती है। और आप अक्सर ठंडियों में ऐसे करते हैं, तो कार्य कर रहे हैं ठंडियों में ना, इसको ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, घर्षण बल हो रहा है, तो घर्षण की वजह से ये क्या हो रहा है, तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और मैं बार बार बोला कि प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, यानी घर्षण के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, घर्षण बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग घर्षण बल का प्रकार पढ़ते हैं। घर्षण बल के कुल 4 प्रकार होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। पहला देखिए, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल जिसे क्या कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर क्या आता है, सीमांत घर्षण, जिसे क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण, जिसे लिमिटिंग कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ये हो गया। फिर होता है गतिज यानी सर्पी घर्षण। क्या होता है? गतिज या सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण कहते हैं। ये क्या है? गतिज यानी सर्पी घर्षण कहते हैं। इसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद क्या आता है आपका? कौन सा आता है घर्षण बल? बताइए भाई। पहला हो गया आपका स्थैतिक, सीमांत, गतिज। अगला लास्ट कौन सा होगा? तो लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? रोलिंग फ्रिक्शन। आपको दिख रहा है कि नहीं? पहले देख लेता हूं। चलिए, दिख रहा है, बहुत सही। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा टाइप्स ऑफ, हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? घर्षण पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने चल रहे हैं। इसलिए वजह से मैंने कहा भाई आपको पूरी चीज़ें डिटेल्स होनी चाहिए। देखिए, स्थैतिक घर्षण एकदम अभी याद कर लीजिए, वो बाद वाला छोड़िए नहीं, अभी याद करिए। अभी बहुत टाइम है, याद करना है, याद करिए। ठीक है, थोड़ी लेट ही पढ़ेंगे, थोड़ी ज़्यादा टाइम लेके पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा बनेगी, बनने दीजिए। लेकिन आपको क्या करना है? पूरा लर्न करके जाना है। मैंने क्या कहा? स्थैतिक घर्षण, जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर सीमांत घर्षण, जिसे क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद गतिज या सर्पी घर्षण कहते हैं, जिसे स्लाइडिंग घर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाइडिंग घर्षण कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा लोटनिक घर्षण, जिसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग चलेगी आज स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन चलेगा। क्या चलेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आइए देखते हैं। स्थैतिक घर्षण यानी इसको क्या कह सकते हैं? इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में छोटे शब्दों में जानिए, सरल शब्दों में जानिए, तब क्या है कि आपकी चीज़ें याद रहेंगी। वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु उसकी स्थिर अवस्था में हो। यानी जब वह वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो वहाँ पर कौन सा काम करता है? तो स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। ठीक है, फिर से सुनिए। वह घर्षण होता है या उस घर्षण की बात करते हैं जब वस्तु क्या होती? स्थिर अवस्था में होती है। वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस पर स्थैतिक घर्षण कार्य करेगा। यानी वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु किसकी अवस्था में हो? तो स्थिर अवस्था में हो। हम क्या बोल रहे हैं कि वह घर्षण बल तब यहाँ पर लिखिए यह घर्षण बल तब कार्य करता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, यह बल तब कार्य करता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो। यानी जैसे मैंने मेज पर कोई क्या रख दिया? कोई बॉक्स रख दिया। ठीक है, मेज पर कोई बुक रख दिया। ठीक है, या किसी भी सतह पर कोई चीज रखी हुई है। ठीक है, तो वहां पर ये घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, ये घर्षण। या आप अपने घरों में देखते हैं तखत होता है, तखत को रख दिया गया है, जमीन पर रख दिया गया है, तो वहां पर ये बल क्या करता है? काम करता है। क्या करता है? ये बल कार्य करता है। तो इसी को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। अब सीमांत घर्षण देखिए। ये हो गया आपका सीमांत स्थैतिक घर्षण। अब देखिए सीमांत घर्षण। देखिए इसी यही करते हैं दूसरा। ये तो पहला था, दूसरा देखिए सीमांत घर्षण। ठीक है, सीमांत घर्षण को क्या कहते हैं भाई? लिमिटिंग फोर्स।
लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इतना जानिए सीमांत घर्षण, ठीक है। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु जब वस्तु सरकने या सरकाने के लिए होती है, यानी उस पर जब सरकाया जाता है, यानी उसको सरकाने के लिए लगाते हैं, तब वहां पर कौन सा फोर्स कार्य करता है, तो सीमांत घर्षण। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने या सरकाने को होती है। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे घर में एक बॉक्स रखा है, हम उस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो जब सरका रहे हैं, उसको सरकाने का काम कर रहे हैं, तब हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, तो सीमांत फोर्स लगेगा। यह बल यह घर्षण बल तब कार्य करता है जब वस्तु को सरकाने के लिए बल लगाते हैं। क्या करते हैं, सरकाने के लिए क्या करते हैं, बल लगाते हैं। चलिए इतना हो गया, अब आगे देखते हैं। दो हो गए, अब तीसरा देखिए, तीसरा कौन है, गतिज या सर्पी। गतिज या सर्पी घर्षण बल, घर्षण, यानी इसी को कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यह बल तब कार्य करता है जब वस्तु क्या करती है, किसी आनत तल से क्या कर रही है, फिसल रही है, या आनत तल से नीचे की तरफ आ रही है, तब ये कार्य करता है। तो मैं लिख सकता हूं, वह घर्षण बल, यह घर्षण बल तब कार्य करता है जब कोई वस्तु आनत तल से फिसल रही हो, ठीक है, तब ये घर्षण बल कार्य करता है। कौन सा घर्षण बल, तो स्लाइडिंग घर्षण बल तब कार्य करता है जब कोई वस्तु क्या कर रही है, फिसल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा घर्षण बल, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। अब हम जानेंगे लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, इसी को कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। यह बल तब कार्य करता है, यानी ये बल तब आपको देखने को मिलता है जब हम क्या करते हैं, वस्तु लुढ़कना शुरू करती है। जैसे पहिया जो होती है, आप क्या करते हैं, गांव में देखेंगे बच्चे, पहले छोटे से बच्चे रहते थे, एक टायर वाली जो पहिया होती थी उसको मारते थे डंडे से, तो वो क्या करती थी, लुढ़कने का काम करती थी। या किसी ऊंचाई से जब उसको छोड़ेंगे तो वहाँ पर दोनों काम करेंगे, एक तो इससे पहले जो पढ़े हैं स्लाइडिंग वाला वो भी काम करेगा, और लोटनिक घर्षण बल, क्योंकि क्या हो रहा है, इस पर एक सतह पर दूसरा कोई क्या कर रहा है, रोलिंग का काम कर रहा है, यानी लुढ़क रहा है, ठीक है। तो यह घर्षण बल तब कार्य करता है जब वस्तु सतह पर लुढ़कती है, जब वस्तु क्या हो रही है, सतह पर लुढ़क रही है, तब ये बल कार्य करता है। ये इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये आप एक भाषा में एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा।
हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, ये जरूर याद करना है। लेकिन अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो याद करने वाली चीज़ है, वो यहाँ पर वो चीज़ आपको देगी, और वो मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें बताने चल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बन के आता है कि इनमें, इन जो चार्टों में घर्षण बल पढ़ा है उसमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, कौन अधिक लगता है, उससे कम कौन लगता है, फिर उससे कम कौन लगता है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको 2 मिनट की, हाँ, आप इन सब चीज़ों को एक बार भूल जाइएगा चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठेगा, क्वेश्चन उठेगा कि इसमें ज़्यादा कौन है, उससे कम कौन है, फिर उससे कम कौन है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, सबसे अधिक है किससे, गतिज या सर्पी, ठीक है। इससे इससे अधिक कौन, इससे कम कौन है, इससे कम यानी स्थैतिक सबसे ज़्यादा, उससे कम सर्पी या गतिज, और उससे कम क्या है, लोटनिक। कौन है, लोटनिक। ये याद रखने की चीज़ है, ये याद रखिए, इसे याद करना है आपको, ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिए पहले, ठीक है। अब सुनिए, जो बॉल बियरिंग होती है, कौन सी बात कर रहे हैं, बॉल बियरिंग, जिसमें गतिज ऊर्जा, ठीक है, या गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना होता है या बदल देता है। फिर से सुनिएगा, जो बॉल बियरिंग होती है वो गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। मैंने क्या बोला, बॉल बियरिंग, ठीक है, बॉल बियरिंग, ठीक है, बॉल बियरिंग, क्या बोला, बॉल बियरिंग, ठीक है, बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को, गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में, लोटनिक घर्षण में बदल देता है, लोटनिक घर्षण में बदल देता है। बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है, किसमें बदलता है, लोटनिक घर्षण में बदल देता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई, एक बताया कि स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है, गतिज उसके बाद आता है, लोटनिक उसके बाद आता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, जो रोलर होता है, रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। रोलर जो होता है, सही बात है, अगर उसको आप खींचेंगे, खींचने से अच्छा उसको लुढ़काइए। अगर आप खींचेंगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसको लुढ़काते जाएं तो बड़े आसानी से वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो बताऊं, लिखूं, देखिए ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा देखें, रोलर, रोलर को खींचने की अपेक्षा, की अपेक्षा, ठीक है, रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना, काना आसान होता है, आसान होता है। फिर से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। क्यों आसान होता है, उसका कारण मैंने ऊपर दिखा दिया है। क्यों आसान होता है, देखिए, क्योंकि 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 गतिज ऊर्जा, अरे सॉरी, गतिज घर्षण, जो गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। गतिज घर्षण की तुलना में, गतिज घर्षण की तुलना में, गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक, लोटनिक घर्षण कम होता है। लोटनिक घर्षण का मान कम होता है, का मान कम
होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद करने की ज़रूरत है, ये हमें काम देगा। यहाँ से हम चीज़ों को सीखेंगे। हमने 4 तो पढ़े, वो 4 की डिफिनीशन काम नहीं देगी, हमें ये काम देगा। ये पूछ लेगा, क्या पूछेगा? तो स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है, उससे कम गतिज या सर्पी, या उससे भी कम क्या होता है? लोटनिक होता है। बॉल बियरिंग में जो गतिज घर्षण होता है वो लोटनिक घर्षण में बदल जाता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा की तुलना में लोटनिक का मान क्या होता है? कम होता है। ये हो गया घर्षण के बारे में। अब घर्षण का लाभ एवं हानि के बारे में देख लीजिए। घर्षण का लाभ एवं हानि। घर्षण का लाभ व हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ घर्षण यानी फ्रिक्शन। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से उससे लाभ होता है, कौन कौन से उससे क्या होता है? कम, मतलब हानि होता है। ठीक है, तो घर्षण कम होने पर, ठीक है, घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं। या अगर हम बात करें, व्यवहारिक भाषा में बात करें, तो अगर आपके बाथरूम में, ठीक है, जहाँ पर आप कपड़े को धुलते हैं, नहाते हैं, अगर वहाँ काई जम गई, या कहा जाता है कि अगर आप साबुन का यूज करते हैं, सॉप का यूज करते हैं, या सर्फ रह गया है, अगर वो सतह पर है तो वो क्या कर देता है? वो फिसलने का काम कर देता है, वो सतह को और चिकना बना देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वहाँ घर्षण बल कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आप क्या हो सकते हैं? गिर सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत बार देखी गई हैं। जिस घरों में टाइल्स लगी होती है, टाइल्स के जो बाथरूम होते हैं, उसमें अक्सर लोग फिसल कर गिरते हैं और हाथ पैर तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो ज़मीन होती है, जो फर्श होता है, जो सीमेंटेड होता है, वहाँ पर घर्षण बल तो कुछ काम करता है, लेकिन जो टाइल्स होती है वो और चिकनी होती है, वहाँ पर घर्षण बल काम नहीं करता। इसलिए स्पेशल ऐसे टाइल्स बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है? उसका जो सतह होता है उसमें अनियमितता पाई जाती है। ठीक है, यानी उसमें कुछ न कुछ खुरदरापन देखने को मिलता है। तो देखिए क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। घर्षण बल बर्फ की परत पर कम लगता है, जिससे व्यक्ति फिसलता है। ठीक है, जिस पर व्यक्ति क्या कर लेता है? फिसल जाता है। अच्छा, ठीक है, अब ये हो गया। देखिए, घर्षण बल अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। ठीक है, घर्षण बल अधिक होने के कारण, एक तो यह हो गया घर्षण बल अधिक होने के कारण हम बालू में नहीं चल पाते हैं, या रेत में नहीं चल पाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखिए घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल कम करने के लिए ही हमारी जो बाइक होती है उसके इंजन में क्या जाना जाता है? लुब्रिकेंट डाला जाता है, जिसकी वजह से वो जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में ज़्यादा घिसे ना। अगर घिसेंगे तो घिसने की वजह से वो क्या हो सकते हैं? उसके जो पुर्जे हैं वो टूट सकते हैं। ये आप भी जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए घर्षण बल को कम करने के लिए उसमें लुब्रिकेंट यानी मोबिल की ज़रूरत पड़ती है। घर्षण बल के कारण ही रोड पर हम चल पाते हैं। घर्षण बल के कारण हम चिकनी ज़मीन पर अगर चलने का प्रयास करते हैं तो फिसल के गिर जाते हैं। ये रहा आपका घर्षण बल के बारे में। अभी कल कुछ और घर्षण के बल के बारे में फार्मूले हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको जितना मैंने पढ़ाया है आप इसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी भी परीक्षा में रिजल्ट चाहते हैं तो बार बार रिवाइज करिए, फार्मूला रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाइए, बार बार करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरे वीडियो में कोई भी कमी है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।